फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का स्टॉक मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे, हमारे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस और साथ ही वर्ल्ड के जो दूसरे स्टॉक मार्केट्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक लगेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस फाइनली थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है। कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था ना कि ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। जितना जल्दी खड़ा हो जाए उतना अच्छा है, जितना जल्दी चलना शुरू कर दे, दौड़ना तो देखते हैं, एटलीस्ट चलना शुरू कर दे। तो इस वीडियो में ऑफ कोर्स हम मार्केट अपडेट से स्टार्ट करेंगे, इंडिया में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, और उसके बाद एज प्रॉमिस्ड आप लोग का स्टॉक का वैल्यूएशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेरी आया है तो उसको ही मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। रिलेटिव वैल्यूएशन और एब्सोल्यूट वैल्यूएशन, उसमें भी इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आप लोग का क्वेरी बहुत आया है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है, इसको भी ब्रीफली मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। एज ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो सबसे पहले तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं या फिर लगातार आ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो यस, पहले के मुकाबले लग तो रहा है देख कर ना, मतलब देखिए मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ना, और लार्ज कैप भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरा है। परफॉर्मेंस सभी जगह आपको पहले के मुकाबले एटलीस्ट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि बाहर देख लेते हैं ना। पहले देखिए क्या हो रहा था कि इंडियन मार्केट लगातार गिर रहा था, बहुत ज़्यादा गिर रहा था, और बाहर सारे मार्केट्स हम देख रहे थे तो कोई फ़र्क ही नहीं। ठीक है भाई, ज़्यादा रिटर्न नहीं आ रहा था लेकिन एटलीस्ट फ्लैट था, बहुत ज़्यादा गिर नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट वन देखेंगे ना, जैसे आप एशियन मार्केट्स यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे फाइनली कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है, जापान का मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है, हांगकॉन्ग का मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एटलीस्ट ये कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि भाई बाहर प्रॉब्लम है लेकिन इंडिया ने झेल लिया इस प्रॉब्लम को। इंडिया में वैसा प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक मार्केट करेक्शन वाइज मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए ये गिर क्यों रहा है ना, तो गिरने का रीज़न ऑफ कोर्स फिर से ट्रंप है। ट्रंप के अलावा आजकल तो कुछ रीज़न होता नहीं है। देखिए ट्रंप ने फिर से टैरिफ लगाया है, कुछ और अनाउंसमेंट्स किया है उन्होंने। सेमीकंडक्टर्स, ऑटो और फार्मा के इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाया है, बोल रहे हैं 2 अप्रैल से वो टैरिफ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बाहर हलचल है। उसका दूसरा ये भी है रीज़न कि फेडरल रिजर्व ने बोला है कि भाई ट्रंप ये जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं या फिर जिस तरह का उनका पॉलिसीज़ है उसको लेकर वो थोड़े चिंतित हैं, इसीलिए इन्फ्लेशन और ज़्यादा घटेगा तो देखेंगे। मतलब फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट कट का कोई विचार नहीं है। तो ये भी एक तरह से मार्केट्स के लिए निगेटिव गया है। ठीक है, तो एशियन मार्केट्स इसीलिए प्रॉब्लम में आपको दिख रहे हैं। और यूएस का मार्केट तो मतलब फ्लैट ही इसको बोलेंगे, कोई खास परफॉर्मेंस तो था नहीं। और प्री मार्केट तो थोड़ा निगेटिव ही लग रहा है। यूएस का प्री मार्केट यहाँ देखिए डाउन ही है सब कुछ। और स्टॉक मार्केट के अलावा तो कोई खास चेंजेस है नहीं। मतलब उनका 10 ईयर जीसेक अगर यूएस का देखेंगे तो वही 4.5 के आसपास चल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। गोल्ड, हाँ गोल्ड के बारे में तो क्या बोलूँ, मतलब जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है नियर टर्म में तो भाई परफॉर्मेंस आ रहा है, आप क्लियरली देख रहे हैं, लगातार ऊपर जा रहा है। 3000 टच करने ही वाला है। 3000 जब भी बोलता हूँ तो होता है $3000 पर ऑन्स गोल्ड का रेट। और ऑयल देखें तो ऑयल भी ठीक है ना, मतलब 76 के आसपास, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे गया है। तो मोस्टली स्टॉक मार्केट में यस, ये 2 रीजंस के कारण तो उसको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद इंडियन मार्केट्स में भी रिएक्शन ना हो जाए, मतलब यहाँ भी गिरावट कोई बड़ा ना हो जाए जैसा कि पहले हो रहा था। बट हाँ, इंडियन मार्केट्स ने इसको झेल लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यही हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। कल तो मैंने खासकर इस पर ही ध्यान दिया था ना कि देखिए लार्ज कैप्स अगर आप देखें तो अच्छा खासा गिरावट आ चुका है। ये सिर्फ गिर रहा है क्योंकि एफआईआईज़ अभी भी बेच रहे हैं। एक दिन बीच में ख़रीदा था लेकिन हाँ फिर से कल तो फिर से बेचा है उन्होंने। तो एफआईआईज़ की तरफ से थोड़ा सा अगर रिलीफ मिलेगा ना तो लार्ज कैप में मतलब राहत मिलेगा। देखिए कल भी जो मैंने प्रेडिक्शंस बताए थे ना जेपी मॉर्गन का या फिर सिटी का, देखिए यहाँ पे ये ध्यान में आपको रखना है ना कि जैसा पहले मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस साल लार्ज कैप में भी देखिए जो गिरा है ना वो वापस आ जाए, वो भी अच्छा माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे ना 13% के आसपास गिरा हुआ है, तो अगर वो रिकवर भी कर जाए, ठीक है, तो मोस्टली इनका भी आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो वही रिकवरी की बात बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा, वो तो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक में उन्होंने बोला है 30% रिटर्न। वो तो एक्सेप्शनल केस अगर हुआ तो, लेकिन मोस्टली वही बोल रहे हैं 13-15% के आसपास का रिटर्न। तो लार्ज कैप भाई जो गिरा है वो कम से कम रिकवर कर जाए, वहाँ से थोड़ा बहुत पॉजिटिव आ जाए इस साल के अंत तक, तो उसे भी अच्छा माना जाएगा।
तो लेकिन स्टॉक मार्केट है ना, देखिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहे, एफआईआईज अभी भी बेच रहे हैं, तो अगर 4-5% गिर भी जाए तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग ना होगा। ठीक है भाई, फेयरली वैल्यूड है, लेकिन अंडर वैल्यूड हो जाएगा, गिरेगा तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में गुंजाइश अभी भी है। ठीक है, ना गिरे तो अच्छा है, मेरा ही पैसा इन्वेस्टेड है, लेकिन मेरे बोलने से या किसी के बोलने से तो होगा नहीं, वैल्यूएशन वाइज अभी भी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे गिरावट की गुंजाइश, अगर लार्ज कैप आप बोल रहे हैं ना 4-5% तक गिर जाए तो चलता है भाई, उतना मान कर चले। उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में 10% भी आसपास अगर गिर जाए, 10% के आसपास भी, तो सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी वहाँ ज़्यादा है। तो मेंटली देखिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं गिरेगा, बहुत अच्छी बात है ना, मतलब गिरना किसको पसंद है, हम तो बस मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि भाई चलो इतना गिरेगा तो झेल लेंगे। ठीक है, नहीं गिरता बहुत अच्छी बात है, सबका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा, सबको अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो वो तो सोचना ही नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। हमें नेगेटिव बात को थोड़ा ध्यान में रखना है ताकि पैनिक ना करें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें तो देखिए एक थंब रूल बता देता हूँ, 100% एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन रफली एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा इससे। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, देखिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि स्टॉक मार्केट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपसे वो वसूल करेगा ही। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन वनीला है, कोई प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रहा है तो आपसे कुछ ना कुछ वसूल करेगा। एक तो है कि भाई वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि आपका कैपिटल जो है या फिर जो भी उस पर आपने प्रॉफिट बनाया हो बहुत ऊपर नीचे करेगा, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो झेल लेगा वही रिटर्न जनरेट करेगा लॉन्ग टर्म में, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। प्लस मेंटली आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई 1 साल का अगर सिर्फ आप फ्रेमवर्क ले रहे हैं ना, तो मतलब 5-10% अगर गिर जाता है इक्विटी मार्केट तो कोई ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि जो भी करंट इश्यूज़ है ना उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। तो 5 से 10% अगर गिरता है तो उसको गिरना मानेंगे भी नहीं, वो मतलब ऐसा ही ले, लाइटली ले उसको। ठीक है, 10 से 20% गिरता है तब उसको करेक्शन बोलते हैं, वो भी मान कर चलिए कि भाई 2-3 साल में एक बार 10 से 20% के आसपास गिर सकता है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, उसके बाद 5-6 साल में एक बार ना 20% से भी ज़्यादा गिर सकता है ना, 20-30-40% इस रेंज में। तो मेंटली अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि अगर हाई रिस्क लेंगे तभी आप हाई रिटर्न जनरेट करेंगे। तो इस तरह से अगर मेंटली, क्योंकि पास्ट में देखेंगे ना तो इसी तरह का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म में 5-10% कभी भी गिर जाएगा, उसके बाद थोड़ा और होराइज़न लें तो मे बी 10-20% गिर जाएगा, और भी ज़्यादा होराइज़न लें तो कभी कभी 20-30-40% भी गिर जाएगा। तो ये सब चीज़ों को अगर आप समझेंगे ना तो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रहने में आपको मदद मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा सोच कर आएंगे नहीं यहाँ तो एफडी की तरह रिटर्न है या फिर बहुत ज़्यादा रिटर्न है 30-40%, 50%, किस तरह का कोई रिस्क नहीं है, कभी नहीं गिरता, इस तरह का थॉट प्रोसेस ख़त्म करें और रियलिटी को समझें। रियलिटी को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है, और लॉन्ग टर्म में आपको इससे स्टॉक मार्केट में बने रहने में मदद मिलेगा। अब थोड़ा जियोपॉलिटिक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स तो अभी मतलब ट्रम्प तो उसमें इन्वॉल्व होंगे ही ना। तो रसिया यूक्रेन का वॉर काफ़ी समय से हम डिस्कस कर रहे हैं कि बस बंद होने वाला है, बंद होने वाला है, और यस वो बंद होने वाला है। मतलब कुछ महीनों में ही मोस्टली ऐसा लगता है कि शायद बंद हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पे ना जेलेंस्की को लेकर प्रॉब्लम है, ट्रम्प बुरी तरह से गुस्साए हुए हैं ना, उसको डिक्टेटर बोल रहे हैं उसी के कारण ये जो भी लड़ाई चल रहा है उसी के कारण ये सब चल रहा है। अगर बंद करना है तो भी देखिए शायद जेलेंस्की को वहाँ से हटना पड़ जाए, ऐसा लग रहा है। मतलब बोल रहे हैं कि भाई तुमने इलेक्शन भी नहीं करवाया, लड़ाई चल रहा है, तुम्हारे कारण कितने लोग मर गए हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर ना कुछ समझौता होता भी है तो जेलेंस्की शायद वहाँ कंटिन्यू ना कर पाएँ। ठीक है, और मोस्टली ऐसा ही लग रहा है कि यूएस और ना पुतिन, रसिया दोनों मिलकर ही अपना डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। और ऑफ कोर्स थोड़ा सा वहाँ पे शायद यूक्रेन के फेवर में ना रहे वो, जो भी डिसाइड करेंगे वो। ठीक है, ऐसा ही फ़िलहाल लगता है। बट हाँ, हमारे लिए देखना क्या है कि भाई जल्दी से जल्दी ये बंद हो तो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है। सप्लाई चेन जो काफ़ी हद तक इसके कारण नेगेटिवली इम्पैक्ट था ना, उसमें भी थोड़ा सहूलियत मिलेगा, क्योंकि सबके लिए अच्छा है। फिर आप लोग का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था ना कि भाई कोई नया इन्वेस्टर है जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कुछ भी, और वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एटलीस्ट उसे किन चीज़ों से बच कर रहना चाहिए। तो किन चीज़ों से बच कर रहना चाहिए बहुत सब्जेक्टिव है। ठीक है ना, इसका पर्सन टू पर्सन ये बहुत वेरी करेगा। ठीक है, अलग किसी से पूछेंगे उसका जवाब दूसरा होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई किन चीज़ों से बच कर रहे, वैसे लोग जिनको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है,
तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा भाई क्रिप्टो से बिल्कुल दूर रहें आप नंबर 1। उसके बाद बोलूँगा ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहें ना, एक दिन में कुछ पैसा बना लेना या कुछ घंटों में कुछ पैसा बना लेना, इससे बिल्कुल दूर रहें। उसके उसी तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है, उससे बिल्कुल दूर रहें। फिर होता है फॉरेक्स में भी आजकल चल रहा है कि वहाँ पे भी ट्रेडिंग करके पैसा बनाएंगे, इससे बिल्कुल दूर रहें आप। उसके बाद अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो ऑफ कोर्स बिना नॉलेज के तो स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं करें सबसे पहले। और उसके बाद फिर भी अगर कोई करने जा रहा है तो जो स्मॉल मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं ना, उससे बिल्कुल दूर रहें, ठीक है ना। पेनी स्टॉक्स जिसका प्राइस कम है, पेनी स्टॉक्स उसको बोलते हैं जिसका प्राइस बहुत कम रहता है, 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ इस तरह का। या फिर वैसे स्टॉक जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा है, मतलब ना 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, बहुत ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे। आप थोड़े बड़े मार्केट कैप वालों के लिए जाए। देखिए अगेन बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप सालों से आपको सब कुछ पता है तो आप कुछ भी करें वो अलग चीज़ है। मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो आप ना मतलब 40-50,000 करोड़ उस रेंज में, या एटलीस्ट 20-30,000 करोड़ उस रेंज में जाए, उससे नीचे ना जाए तो भला होगा, ठीक है। वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जा रहे हैं, हमेशा मैं रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड, फैक्टर फंड से बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। तो ये कुछ जनरल है, इसके अलावा कुछ और दिमाग में आएगा तो मैं आने वाले वीडियोस में उससे भी कवर करूँगा। तो एटलीस्ट इन चीज़ों से बच कर रहें। उसी तरह से डेट में अगर जा रहे हैं ना, बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्रेडिट रेटिंग ज़रूर चेक कर लें, AAA AA, उससे नीचे बिल्कुल ना जाए, उसके नीचे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सो नाउ आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाँ, वैल्यूएशंस के बारे में बहुत सारे क्वेरीज आए थे। मैं हर एक मार्केट अपडेट वीडियो में अब ट्राई करूँगा कि आपको 1-2 टॉपिक कवर करूँ, ताकि ना म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक का आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, ताकि इन्वेस्टमेंट जर्नी आपका अच्छी तरह से बीतेगा। स्टॉक्स में आज वैल्यूएशंस, तो देखिए जब भी किसी वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो भी हम खरीदने जा रहे हैं वो सस्ता है, महंगा है, या सही रेट पे खरीद रहे हैं। अब जैसे आप कुछ भी खरीदने जा रहे हैं बाज़ार में ना, मान लीजिए टमाटर ही खरीदने जा रहे हैं, तो आप रेट देखेंगे ना, आपने पहले भी टमाटर लिया हुआ है तो आपको आइडिया है कि चलो इस रेट पे टमाटर बिक रहा है अभी, तो आप रेट पूछेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने सोच कर कि 10 रुपीज़, मतलब चलिए 50 रुपीज़ पर केजी का टमाटर चल रहा है, तो आप वहाँ गए, आपने पूछा कि भाई किस रेट का टमाटर है, तो उसने बोल दिया 60 रुपीज़। तो आप बोला अरे यार सब जगह तो 50 मिल रहा है, तुम 60 पे दे रहे हो, मुझे नहीं लेना है, ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अब वही दूसरी जगह पूछे, उसने बोल दिया 40 रुपीज़ में टमाटर मिलेगा, टमाटर मतलब क्वालिटी ठीक ठाक है, तो आप बोलेंगे अंडर वैल्यूड है, अरे ये तो बहुत अच्छे रेट पे है, सभी जगह 50, ये तो 40 में दे रहा है, तुरंत आप खरीद लेंगे, ठीक है। और इवन 50 रुपीज़ में भी अगर आप कोई दे रहा है तो आप खरीद लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन आप 40 में देगा तो शायद आप ज़्यादा ही खरीद लेंगे कि अरे और ज़्यादा खरीद लो, इतना तो कहीं मिलेगा ही नहीं। तो यही वैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में यही, स्टॉक जब आप खरीदने जाएंगे तो यही आप चेक करते हैं कि भाई सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, या सही रेट पे मिल रहा है। महंगा मिल रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे, सही रेट पे मिल रहा है तो खरीदेंगे, अगर बहुत सस्ता मिल रहा है तो थोड़ा और ज़्यादा खरीद लेंगे। तो यही है वैल्यूएशंस, ठीक है। वैल्यूएशंस 2 तरीके का आप इसमें तरीका अपना सकते हैं वैल्यूएशंस पता लगाने का। एक होता है रिलेटिव वैल्यूएशन और दूसरा होता है एब्सोल्यूट वैल्यूएशन। एब्सोल्यूट वैल्यूएशन का ही वो इंट्रिंसिक वैल्यू जिसके बारे में आपने लिखा है ना, उसी में हम चेक करते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन में आएगा प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और पेग रेशियो, ठीक है। ये है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये हुआ कि इसमें आप कंपेयर करके पता लगाएंगे, ठीक है, कि किस तरह का वैल्यूएशन है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे टमाटर आप खरीद रहे हैं तो टमाटर ना अलग अलग दुकान पे थोड़ा रेट अलग अलग है, तो वही आप कंपेयर करेंगे कि भाई किसका सबसे सस्ता है वो मैं खरीद लूँगा, ठीक है ना। तो वही कंपैरिजन है। तो यहाँ पे आप रिलेटिव वैल्यूएशन में देखेंगे कि जो भी स्टॉक आप खरीदने जा रहे हैं, जिस कंपनी का स्टॉक, उसका आप देखेंगे 5 साल पहले, 1 साल पहले वैल्यू कितना था उसका पी रेशियो, या 5 साल पहले कितना पी रेशियो था, 10 साल पहले कितना पी रेशियो था, उसे एक रफ आइडिया मिलेगा भाई इस रेट पे ये चलता था, अभी रेट क्या है, ठीक है। एक तो वो, दूसरा उसी पर्टिकुलर सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज़ हैं, इसी तरह की कंपनीज़, ठीक है। अब जैसे आप फार्मा का देख रहे हैं ना, तो फार्मा की कंपनी, तो फार्मा के सेक्टर में उसी तरह की दूसरी कंपनीज़ का देखेंगे। FMCG का देख रहे हैं उसी तरह का, या फिर IT की कंपनीज़ का देख रहे हैं तो उसी तरह की कंपनीज़ का कंपेयर करेंगे, अलग अलग सेक्टर की कंपनीज़ का कंपेयर नहीं करेंगे। तो वहाँ एक रफ आइडिया मिलेगा कि भाई इन सेक्टर का किस तरह का वैल्यूएशन है,
जो दूसरी कंपनीज है उस सेक्टर का, उसका वैल्यूएशन किस तरह का है, या फिर इसी कंपनी का पास्ट का वैल्यूएशन किस तरह का रहा है, ठीक है। एक रफ आइडिया मिलता है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाता है आपको। तो उसके लिए ही हम प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू सेल्स और पेग रेशियो यूज़ करते हैं। ये सभी चीज़ों को मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू का क्वेरी बहुत ज़्यादा था, इसलिए पहले इसको मैं कवर कर देता हूँ। तो देखिए, एक ये हो गया रिलेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा, मतलब टमाटर खरीदने जा रहे हैं तो आप अलग अलग जगह जाकर रेट पूछ रहे हैं, उससे आपको पता चला कि ठीक है इस रेट पे मिलता है तो रेट सही है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि भाई क्या रेट है टमाटर का, आप सिर्फ अलग अलग जगह पूछ कर पता लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे यही रिलेटिव वैल्यूएशन है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूएशन में आपको पहले से ही पता रहेगा कि भाई रेट ये है, ठीक है। आप रेट सीधे कंपेयर करेंगे, आपको अलग अलग जाकर पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो यही होता है इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाना, कि भाई आप खुद से ही पता लगाने, अच्छा ये रेट है, आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये रेट है, इससे अगर कम मिल रहा है तो रेट बहुत सही है, मैं खरीदूंगा, या इसी रेट पे मिल रहा है फिर भी खरीदूंगा, अगर इस रेट से ज़्यादा मिल रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, ओवर वैल्यूड है। तो यही होता है ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, फेयरली वैल्यूड। महंगा मिल रहा है ओवर वैल्यूड, सही रेट पे मिल रहा है फेयरली वैल्यूड, और कम रेट पे मिल रहा है, डिस्काउंट पे मिल रहा है तो अंडर वैल्यू। किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर और शायद सबसे ज़्यादा अच्छा फिलहाल जो अवेलेबल मेथड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ठीक है। इसके बारे में ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। तो जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, ठीक है। आपके पास एक स्टॉक भी अगर है फिर भी आप उस कंपनी के मालिक हैं। आपको छोटे मालिक हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है वो बड़ा मालिक, और जिसके पास कम शेयर्स है वो छोटा मालिक, लेकिन मालिक सभी कोई है। और आप मालिक हैं तो ऑफ कोर्स आपने इन्वेस्ट किया, भाई आपको प्रॉफिट चाहिए ना, कंपनी के मालिक हैं, आपने कंपनी स्टार्ट किया है तो आपको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट का मतलब आपके लिए होगा फ्री कैश फ्लो, क्योंकि फ्री कैश फ्लो से ही आपको डिविडेंड मिलेगा। क्योंकि आपका फ़ायदा क्या है कि कंपनी कुछ डिविडेंड दे दे या बाय बैक करे तो उसमें कुछ मैं एडवांटेज उठा लूँ, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है ना। तो इसीलिए जब भी हम कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं ना, तो कैश फ्लोज के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें उसी से मतलब एज अ इन्वेस्टर कि भाई किस तरह का कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है या फिर फ्यूचर में जनरेट कर सकती है, क्योंकि मुझे उसी से लेना देना है, क्योंकि वो मेरा पैसा है, डिविडेंड उसी से पे किया जाएगा, बाई बैक उसी से किया जाएगा, ठीक है। तो मुझे उसी से मतलब है एज अ शेयर होल्डर। तो यहाँ पे कैश फ्लोज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फ्यूचर का कैश फ्लो हम निकालते हैं कंपनी का, ठीक है ना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के लिए। तो फ्यूचर का कैश फ्लो निकालने का एक तो है कि भाई पास्ट में किस तरह का कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है ना, लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में किस तरह का ग्रोथ है कैश फ्लो जनरेशन में, एक तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे कंपनी करेंटली किस स्टेज में है ना, मतलब हो सकता है कि कंपनी कोई कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर रही है, बस स्टार्ट हुई है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आने वाले सालों में जनरेट करेगी, ठीक है। तो फ्यूचर में किस तरह का परफॉर्मेंस आ सकता है, ऑफ कोर्स यहाँ भी गेस वर्क है, इंटेलिजेंट गेस वर्क, पूरा इन्वेस्टिंग ऐसा ही है, आर्ट प्लस साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का परफॉर्मेंस देखेंगे और फ्यूचर थोड़ा आप थॉट प्रोसेस लगाएंगे, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कि आने वाले सालों में कंपनी किस तरह का फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे चलो 10 साल में कि रफली इस तरह का एवरी ईयर कैश फ्लो कंपनी जनरेट करेगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर या थोड़ा घटाकर, कंपनी किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैश फ्लो डिसाइड कर दिया फ्यूचर का, 10 साल का मान लीजिए आपने कैश फ्लो डिसाइड किया कि इस तरह का कैश फ्लो जनरेट करेगी। कंपनी तो गोइंग कंसर्न होती है ना, मतलब जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो ये सोचकर नहीं करता कि बंद हो जाएगा, हम यही सोचकर स्टार्ट करते हैं कि हमेशा चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए 10 साल से काम तो चलेगा नहीं, आपको यहाँ पे परपेचुअल वैल्यू निकालना है कि भाई कंपनी हमेशा काम करेगी तो टोटल कैश फ्लो कितना जनरेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद पहला 10 साल तो आपने निकाल लिया, उसके बाद का फोरकास्टिंग करना बहुत मुश्किल है। 10 साल के बाद कंपनी रहेगा नहीं रहेगा, क्या करेगा कैसे करेगा, बहुत मुश्किल है। तो एक रफली आप टर्मिनल वैल्यू निकाल लेते हैं 10 साल के बाद का, उसे हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। तो जो भी 10 साल का आपने कैश फ्लो निकाला उसको आप ऐड करेंगे, उसके साथ टर्मिनल वैल्यू को आप ऐड करेंगे तो टोटल कैश फ्लो निकल गया, ठीक है। तो ये जो भी कैश फ्लो निकला है फ्यूचर कैश फ्लो है, फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन स्टॉक तो अभी आपको खरीदना है। तो आप वो जो फ्यूचर कैश फ्लो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको अभी खरीदना, अभी पैसा देना है। आप बोलोगे भाई अभी का रेट बताओ, फ्यूचर का रेट नहीं, मैं अभी खरीदने जा रहा हूँ, तो उसके लिए जो भी कैश फ्लोज है ना उसको आप डिस्काउंट करोगे, ठीक है। तो उसी हम बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो उसको आप डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे निकालोगे और वहाँ से आपको इंट्रिंसिक वैल्यू पता चलेगा उस स्टॉक का। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि भाई डिस्काउंट कैसे करेंगे, तो डिस्काउंट का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टॉक से आप किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट करने, जो डिस्काउंट रेट होता है बहुत तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है
कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस कंपनी का ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, दोनों का वेटेड एवरेज आप निकाल लोगे तो वो एक हो सकता है डिस्काउंट रेट। और इसको बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। डिस्काउंट रेट का मतलब ये हुआ ना, जैसे कि अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंडिया का देखें 10 ईयर, ठीक है, उस पर आपको 6.8% के आसपास मान लीजिए इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। चलिए सिंप्लिसिटी के लिए 7% मैं रख देता हूँ समझाने के लिए कि भाई वहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज से 7% मीन्स वो रिस्क फ्री उसको माना जाता है, वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। तो अब जब आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं ना। तो इसीलिए आप अगर कोई स्टॉक आपको 7% का रिटर्न देगा, आप कहेंगे अरे तो बिल्कुल बेकार है, मैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लूँगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप बोलेंगे मैं रिस्क ले रहा हूँ तो एक रिस्क प्रीमियम मुझे चाहिए, तो मुझे रिटर्न बढ़कर चाहिए। तो अगर कोई अच्छे क्वालिटी का लार्ज कैप स्टॉक है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो 12-13% भी देता है तो आपका ठीक है भाई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे 7% दे रहा है, ये 12-13% दे रहा है तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन उसी तरह से अगर कोई मिड कैप के लिए जा रहे हैं तो आप बोलेंगे नहीं मिड कैप में तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ गया, तो वहाँ मुझे 15-16% चाहिए, ठीक है। उसी तरह स्मॉल कैप में जाएंगे तो बोलेंगे यहाँ तो रिस्क और भी ज़्यादा है, वहाँ मुझे 20% प्लस चाहिए, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट इसी तरह से निकाला जाता है कि रिस्क फ्री रेट क्या है, उसमें आप रिस्क प्रीमियम ऐड कर देंगे। और रिस्क प्रीमियम मैंने ऑलरेडी बताया ना कि किस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह के कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, उस कंपनी में किस तरह का रिस्क है, उसके आधार पे आप ये डिसाइड करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं थोड़ा और इसको मैथमेटिकली भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मोस्टली आपको समझ में आ जाएगा, बट हाँ बेसिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह का कोई अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक से रिलेटेड कोई क्वेरी है, फंडामेंटल टाइप क्वेरी, तो जरूर आप कमेंट में मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में ट्राई करूंगा उन्हें एक्सप्लेन करने का, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।